हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ नागरिक शास्त्र की कक्षा में। तो आज हम 10वीं कक्षा का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, यानी कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है हमारे पिछले अध्यायों में, उन सभी का एक तरह से दोबारा से उन पर प्रकाश डालेंगे और हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि किस तरह से जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो कुछ सवाल पूछती है और किस तरह से हम उन सवालों से डील करेंगे, वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लोकतंत्र जो है उसमें कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो हम उन चुनौतियों के बारे में अब चिंतन करेंगे, यानी उनके बारे में सोचेंगे। वी विल थिंक अबाउट द चैलेंजेस। तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती एक ऐसी कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लेकर आती है। दोस्तों, अगर हम सन 2000 के हिसाब से देखें तो जो नक्शा है हमारा दुनिया का, उसमें अभी भी 1/4 जो देश हैं वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो अभी भी लोकतंत्र के अंदर नहीं आते हैं। तो ये हम देख सकते हैं किस प्रकार से वो जो देश हैं वो लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और कैसे आगे उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। तो हम अपनी पहली चुनौती पर आते हैं दोस्तों। पहली चुनौती है बुनियादी चुनौती, यानी कि फाउंडेशनल चैलेंज। तो दोस्तों इसमें होता यह है कि किस प्रकार से जो देश जिनमें अभी भी लोकतंत्र नहीं है, वो मान लीजिए कि अगर वो मिलिट्री रूल के अंडर है, यानी कि सेना का नेतृत्व, सेना का जो राज है उसके अंदर है, तो फिर वो किस तरह से उसमें से एक ट्रांजिशन करेंगे, बदलाव लाएंगे और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तो ये हमारी पहली चुनौती हो गई दोस्तों। तो ये जो चुनौती है ये लोकतंत्र में परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार गठन करने की बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। यानी किस प्रकार से हम लोकतंत्र में चेंज करेंगे, परिवर्तन लाएंगे और जो बुनियादी सरकार बनती है, जो फाउंडेशनल हमारी गवर्नमेंट बनती है, उसको किस प्रकार से बनाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो हमने 2006 में किस तरह से नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था, उसके बारे में हमने अपने पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ा। तो ये जो है ये एक उदाहरण है दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी चुनौती कौन सी है। दूसरी चुनौती है दोस्तों विस्तार की चुनौती। तो ये जो चुनौती है वो भारत और अमेरिका जैसे जो देश हैं वो इसका सामना कर रहे हैं अभी, कि कैसे जो लोकतंत्र ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, वो बना हुआ है, स्थापित है ऑलरेडी, उसको हम कैसे और उसका विस्तार करें, यानी उसका एक्सपेंशन करें। तो इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। दोस्तों इससे हम ये देखते हैं कि जैसे कि किस तरह से महिलाओं के लिए और ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए। जैसे पंचायत में तो मिला हुआ है, लेकिन किस तरह से लोकसभा, राज्यसभा, इन सब जगहों पे भी महिलाओं को मिलना चाहिए रिजर्वेशन। और किस तरह से जो स्थानीय सरकार होती है, यानी लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करी जानी चाहिए। तो ये सब जो हैं ये चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन में आ जाते हैं, यानी कि विस्तार की चुनौतियाँ हैं और किस तरह से हमको उनसे डील करना है, ये इसमें आ जाएगा। फिर तीसरी चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत करना, यानी जो लोकतंत्र है उसको हम कैसे और गहराई से समझेंगे और मजबूत करेंगे, यानी डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। तो किस तरह से लोग जो हैं वो लोकतंत्र से जो उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उनको पूरा कर सकते हैं, ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली चुनौती में आ जाता है। और ये जो चुनौती है दोस्तों, इसका सामना सभी लोकतांत्रिक देश कर रहे हैं और आम लोगों की लोकतंत्र से दोस्तों काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं, यानी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी अपेक्षाएं एक सी हों। कुछ लोग हैं जिनकी कुछ और अपेक्षाएं हैं और लोकतंत्र से, और कुछ और हैं जिनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हमें किस तरीके से अमीर लोग जो हैं जिनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा कम करना है, और जो गरीब हैं उनको एक समान यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व दिलवाना है। वो हमारे डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आ जाता है।
अब यहाँ पे दोस्तों कुछ कार्टून्स दिए गए हैं, हम देखेंगे कि ये कौन सी चुनौतियों के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला कार्टून यहाँ पे दिया गया है जिसमें हमारे होस्नी मुबारक जो इजिप्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि किस तरह से वहाँ पे जब चुनाव हुए थे तो जो होस्नी मुबारक थे वो फिर से जीत गए, यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है शैल वी ओपन दीज थिंग्स, यानी ये वोट जिसमें जैसे बैलेट सिस्टम है अगर, तो उसमें वोट्स दिए गए हैं, तो वोट्स यहाँ पे बंद है, लॉक लगा हुआ है और वो खोल भी नहीं रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे रिग्ड इलेक्शंस की बात हो रही है, यानी कि किस तरह से चुनाव में धांधली की जाती है, यानी वोट जो है वो भले ही कितने भी आए हों, हमने तो अपने आप को विनर घोषित कर दिया है यहाँ पे। तो ये हमारे हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ चैलेंज, यानी बुनियादी चुनौती। ये हमारा बुनियादी चुनौती में आ गया दोस्तों। फिर दूसरा है सैन्य राज्य में लोकतंत्र का अभाव, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू सी द डेमोक्रेसी देयर, और ये यहाँ पे एक गन बनी गई है जो दिखा रही है कि मिलिट्री रूल, यानी कि सेना का राज यहाँ पे चल रहा है, सेना राज यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना अभी नहीं हुई है, तो इसलिए फिर से ये हमारी पहली वाली चुनौती में आ जाएगा, यानी बुनियादी चुनौती। यहाँ पे दिखा रहा है कि मिलिट्री रूल यानी यूज ऑफ मसल पावर यहाँ पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दो और कार्टून्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले वाले कार्टून में लिखा हुआ है कि द लिबरल पार्टी डिमांडिंग जेंडर इक्वालिटी एंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा ढंग से, बट वही है कि जेंडर इक्वालिटी डिमांड कर रही है लिबरल पार्टी, और ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो जेंडर इक्वालिटी यानी कि जो लिंग का भेदभाव है वो नहीं करती है। लेकिन अगर देखें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे के सारे जो नेता हैं इनके ये पुरुष हैं और महिला केवल एक ही देखी जा सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये किस तरह से अपनी जो पार्टी के इनके नीतियां हैं उनको एक तरह से ठुकरा रहे हैं, साइड कर रहे हैं। तो राजनीति में लैंगिक समानता, हमको राजनीति में लैंगिक समानता लाना बहुत जरूरी है। ये हमारी जो है फाउंडेशन यहाँ पे हो चुका है लोकतंत्र का, यहाँ पे बुनियाद बन चुकी है लोकतंत्र की। लेकिन अब कैसे हम इसका विस्तार करेंगे, कैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा विस्तार की चुनौती में। फिर उसके बाद तीसरा हमको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अमेरिकी चुनावों के दौरान धन बल का प्रयोग यानी मनी पावर। तो यहाँ पे ये डॉलर हमको पैसा दिख रहे हैं और ये जो खुल रहा है नोट, तो ये रेड कारपेट की तरह खुल रहा है और ये व्हाइट हाउस के टुवर्ड्स जाके खुल रहा है, मतलब इस तरफ जाके खुल रहा है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से पैसे का उपयोग करके जो है इलेक्शंस जीते जा रहे हैं। तो ये मनी और मसल पावर जो है, पैसा और शक्ति का उपयोग करके जो लोग चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये कार्टून दर्शाया गया है। ये हमारी तीसरी चुनौती में आ जाता है, यानी कि लोकतंत्र को और मजबूत करना, यानी डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, तो अब हम क्रियाकलाप पे आ गए दोस्तों कि अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियां। यहाँ पे बहुत सारा हमको एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ पे उसके दो हमने मेंशन करें। तो फर्स्ट ये है कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है, यानी कि सिंगल पार्टी रूल यहाँ पे चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का। हमने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा था, हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल चल रहा है और कोई और पार्टी जो है वो भाग ही नहीं ले पाती है चुनावों में, क्योंकि उसको कम्युनिस्ट पार्टी का ओके चाहिए होता है। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये कौन सी चुनौती है? यानी यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना पड़ेगा, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसकी चुनौती से हम गुजर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के। मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियासतें वापस लेने का दबाव।
तो यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका की जो बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुसंख्यक जो लोग हैं यानी कि जो मेजॉरिटी है उनका माइनॉरिटी पर दबदबा बनाया जा रहा है, यानी कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। तो ये जो है ये चुनौती हो गई हमारी। प्रभुत्व, बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर प्रभुत्व यानी कि डोमिनेशन। राजनीतिक सुधारों, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर विचार। अब हम कुछ राजनीतिक सुधार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जाएंगे। रिफॉर्म्स आर बेसिकली सजेशंस हैं, यहाँ पे हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए। तो लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। जो भी सुझाव या प्रस्ताव यहाँ पे दिए जाते हैं, सजेशंस दिए जाते हैं, वो जो है राजनीतिक सुधार या फिर लोकतांत्रिक सुधारों के अंदर आते हैं। इनको ये कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर है कानून एक भूमिका निभाता है। तो किस तरह से कानून जो है उसकी एक अलग ही भूमिका है, लेकिन सुधार कार्यकर्ताओं, पार्टियों, आंदोलनों और नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कानून जो है वो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है। जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो पॉलिटिकली वोक लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा मालूम होता है राजनीति के बारे में, वो जो लोग हैं अगर वो ये कानूनों को निभाएंगे नहीं या इनका पालन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ कानून बना देने से। दूसरा है दोस्तों, राजनीति पर कानूनी बदलाव के प्रभाव का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी कि कानून बनाने से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, इस पर सावधानी पूर्वक एक बार विचार किया जाना चाहिए और वाद विवाद होना चाहिए। तो कभी कभी दोस्तों होता ये है कि बदलाव अगर हम लाना चाहें तो वो ना उल्टा पड़ जाता है। जैसे कि कई सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये चीज़ बैन कर दी थी, इस चीज़ पर रोक लगा दी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है, चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो इससे ना जो औरतें थी या फिर जो गरीब लोग थे उनको काफ़ी दिक्कतें पहुंची और वो चुनाव का हिस्सा ही नहीं बन पाए। सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक कामकाज जो है, जो जिस तरह से लोकतंत्र चलता है उसको मजबूत बनाना जो है इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इनकी प्रायोरिटी होना चाहिए। यानी कि हमने जो राजनीतिक दल वाले अध्याय में देखा था कि किस तरह से सबसे जरूरी है कि आम जनता जो है वो भाग ले और राजनीति में हिस्सा ले। तो वो अगर नहीं होगा तो फिर जो लोकतांत्रिक कामकाज है वो मजबूत नहीं बनेगा। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ ये सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। सिर्फ ये होना ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा समाधान दे दो, पर ये भी ज़रूरी है कि ये जो हम समाधान दे रहे हैं, जो हम सुझाव दे रहे हैं, वो कौन और किस तरह से लागू करेगा। क्योंकि ऐसे बदलाव जो लोकतांत्रिक आंदोलनों, नागरिकों और मीडिया पर रिलाई करें उनके सफल होने की ज़्यादा आकांक्षा होती है। अगर वो आंदोलन या फिर मीडिया पर रिलाई करते हैं, जो बदलाव हैं, तो उनकी सफल होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी ज़्यादा आशंका होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मामले का अध्ययन, डॉक्टरों की अनुपस्थिति। यानी अब हम पढ़ेंगे एक उत्तर प्रदेश का, हमको यहाँ पे एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया गया है, तो हम उसमें देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था और क्या क्या यहाँ पे सुधार के प्रस्ताव दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ डॉक्टर अनुपस्थित हैं, जिससे लोगों को साधारण स्वास्थ्य देखभाल के लिए शहरों की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों हुआ ये था कि उत्तर प्रदेश में कई जो डॉक्टर थे जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे लगाया गया था काम के लिए, वो बहुत ही कम उस गाँव में रहते थे। एक्चुअल में वो बाहर शहरों में रहने लग गए थे और कुछ कुछ समय पर जैसे एक आध बार महीने में आ गए या 2 बार महीने में आ गए गाँव में और घूम घाम के थोड़े बहुत पेशेंट्स का चेकअप करके वापस चले जाते थे। तो उनको तो क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहना नहीं था, तो इससे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे अगर वो बीमार पड़ते थे तो उन्हें शहरों में जाना पड़ता था। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं
उनको दिखाना पड़ता था, जिससे बहुत मोटी रकम उनको देनी पड़ती थी। तो इसमें हमने क्या सुझाव दिए हैं सुधार करने के लिए, वो हम पढ़ते हैं। डॉक्टरों को नियुक्ति वाले गांवों में रहना अनिवार्य है, यानी कि जो डॉक्टर हैं अगर उनको जो भी गांव दिया गया है, जैसे अगर मैं डॉक्टर हूं और मुझे कोई उत्तर प्रदेश का गांव दिया गया है तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा, मैं शहर में नहीं रह सकती हूँ। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा औचक निरीक्षण, यानी कि छापा मार देना चाहिए उनको। कई बार जो जिला प्रशासन है या फिर जो पुलिस है उनको टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि जो एक्चुअल में डॉक्टर्स को गांव दिया गया है वो वहीं पर रह रहे हैं या फिर नहीं। ग्राम सभाओं के लिए ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट जानी चाहिए ग्राम पंचायत के द्वारा, जो बनानी चाहिए कि जो डॉक्टर थे वो वहीं पर थे और उन्होंने इतने लोगों का इलाज किया, या फिर एक प्रॉपर रिपोर्ट कि कितने लोग बीमार पड़े, कितनों का इलाज सही तरीके से हुआ। तो ये सब ग्राम सभाओं के पास जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना चाहिए है, जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। उत्तर प्रदेश जो है वो काफी बड़ा राज्य है और वहां पर जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, जहां पर डॉक्टर्स जो है उनको दे दिया जाए कि ये एरिया आपका है, और फिर तो इस तरह से प्रशासन जो है वो कुशलता से चल पाएगा। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि राजनीतिक दलों का चंदा, जो यहाँ पर चंदे से रिलेटेड चंदा जो लेते हैं राजनीतिक दल, यानी कि घर घर जाके चंदा मांगते हैं ना, आपने सुना होगा, तो वो जो लेते हैं वो किस तरह से क्या यहाँ पे गलत हो गया था। लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्थन रखने वालों के लिए ही संभव है। दोस्तों हुआ ये था कि जब इन्होंने एक सर्वे किया तो इनको पता चला कि लोकसभा में जो चुनाव लड़ रहे थे प्रतिनिधि, उनकी जो वर्थ थी, यानी कि उनकी वेल्थ जो थी, उनकी संपत्ति जो थी वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ही थी सबकी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ अमीर लोग ही क्या सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, गरीब चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये जो है लोकतंत्र के जो प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ जा रहा है। तो हम देखते हैं फिर कि क्या सुझाव दिए गए। प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक करना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी क्या कमाई है, उनका जो भी वेल्थ है, संपत्ति है, उसको रिटर्न में दिया जाना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। जो चुनाव का खर्च है वो सरकार को ही उठाना चाहिए, क्योंकि पार्टियों जो है, अगर वो पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार जो है वो अगर कुछ रकम देगी तो ये ज्यादा सही रहेगा rather than वो खुद से करें। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं वो भी पार्ट ले पाएंगे। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो नागरिक हैं इस हमारे देश के, उनको भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित यहाँ पे करना चाहिए, ताकि जो नागरिक हैं वो भी एक तरह से राजनीति के कार्य में भाग लें। लोकतंत्र की परिभाषा। अब हम एक बार लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे पिक्चर बनेगी कि दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी लुक्स लाइक। यहाँ पे सब जो हैं सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। जो औरतें हैं वो भी चुनाव लड़ें और सब जो है सबको वोट करने का खुला मौका मिले। लोकतंत्र में अपनी बुनियादी विशेषताओं के अलावा सामाजिक और आर्थिक अधिकार, सत्ता का बंटवारा, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और भेदभाव का उन्मूलन भी शामिल है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये सब समझा कि लोकतंत्र में जो नेता हैं वो लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए और सारे जो बड़े फैसले हैं वो उनके प्रतिनिधि जो हैं वही लें। तो जो लोगों के द्वारा चुने गए जो नेता हैं वही लेने चाहिए। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर, यानी कि फ्री एंड फेयर यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए। सबको एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकें और वोट मांग सकें, ये सब कर सकें। फिर सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम कि सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो संपत्ति के मामले में हो या फिर जाति के मामले में, धर्म के मामले में हो। तो इस तरह से हमने लोकतंत्र को एक बार फिर से देखा कि उसकी परिभाषा क्या है।
फिर हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मैं आपको एक एक लाइन अच्छे से समझाती हूँ। लोकतंत्र में अपनी बुनियादी विशेषताओं के अलावा सामाजिक और आर्थिक अधिकार यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए। हमारी बुनियादी विशेषताएं तो हमने देखी, मैंने जो आपको अभी बताई कि क्या क्या है। उसके अलावा जो राइट्स हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो सबके पास होने चाहिए। सत्ता का बंटवारा, यानी हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से सत्ता जो है वो किसी एक ही इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, उसका बंटवारा किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो राइट्स हैं, अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार जो हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। और भेदभाव का उन्मूलन भी शामिल है, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब हम अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं दोस्तों। हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। हम अपने प्रश्न जो है उनका उत्तर देंगे यहाँ पर। तो पहला प्रश्न ये दोस्तों कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ सुझाव हम देंगे कि किस तरह से जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। तो सबसे पहले लोकतंत्र में वाद विवाद होता रहना चाहिए, यानी डिबेट एंड डिस्कशंस होते रहने चाहिए। दूसरा ये दोस्तों कि पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना चाहिए यहाँ पे। तीसरा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। चौथा है स्थानीय सरकार को और ज़्यादा यहाँ पे शक्ति प्रदान होनी चाहिए। फिर एक और हम यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं कि औरतें जो हैं उनका औरतों को आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किसी लोकतंत्र को अच्छा बताने के लिए उसमें किस विशेषता का होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों नहीं का तो हमको इसी चीज से उत्तर मिल जाएगा कि जो भी हमारे विशेषताएं हैं अगर वो हैं तो वो लोकतांत्रिक है, और अगर वो नहीं है तो मतलब लोकतांत्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि अंतिम सत्ता लोगों के हाथ में होनी चाहिए। दूसरा है सरकार जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी उत्तरदायी होनी चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए लोगों के प्रति। तीसरा यहाँ पर है कि जो लोकतांत्रिक देश है उसमें वोट डालना, चुनाव लड़ना आदि ये सब अधिकार लोगों के पास होने चाहिए। चौथा है टकराव जो है, जो विभिन्न समुदाय हैं हमारे देश में उनके बीच में जो टकराव है जो होते रहते हैं उनको कम करना चाहिए, करने की कोशिश। फिर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। और एक आध और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बहुसंख्यक
अल्पसंख्यक पर संख्यक पर दबाव न डालें, ये सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा अध्याय जो है वो समाप्त हो चुका है। हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा, और इसी तरह से हमारा जो 10वीं कक्षा का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा फिर। तो आइए दोहराते हैं। लोकतंत्र बुनियादी चुनौतियों, विस्तार की चुनौतियों, लोकतंत्र को मजबूत करने का रूप ले सकता है। यानी हमने सबसे पहले लोकतंत्र की जो 3 चुनौतियां हैं उसके बारे में पढ़ा। क्या क्या चुनौतियां हैं? एक तो बुनियादी चुनौती है, दूसरी विस्तार की चुनौती है, और तीसरी है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। फिर लोकतांत्रिक सुधार में लोकतंत्र की चुनौतियों पर काबू पाने के बारे में सुझाव और प्रस्ताव शामिल है। हमने बहुत सारे सुझाव और प्रस्ताव यहाँ पर देखे कि क्या क्या सुझाव और प्रस्ताव दिए गए हैं लोगों द्वारा। फिर उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर किस प्रकार से जो डॉक्टर थे वो वहाँ नहीं रह रहे थे, तो क्या सुझाव दिए जाने चाहिए। हमने देखा कि जो जितने भी लोकतंत्र की परिभाषा है उसको हमने एक बार दोबारा से देखा कि मतदान के अधिकार से परे सामाजिक अधिकारों, सत्ता के बंटवारे आदि को शामिल करने के लिए फैली हुई। हमने पुनर्स्थापित किया लोकतंत्र की परिभाषा को, और इस प्रकार से जो 4 कार्टून्स हमने पढ़े, हमने देखे, इस प्रकार से हमारा अध्याय जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आया हो।